Hi student, how are you? You're most welcome on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट, ये हमारा 12 का सीरीज है। इसमें हम लोग डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिजीज का टाइप्स पढ़ाया था कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और उसे किस नाम से जानते हैं। और एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और उसकी कितने टाइप्स हैं, और एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने सेकंड नंबर लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सेकंड नंबर लेक्चर पे पहले विजिट करें, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा, या फिर इसे भी कंटिन्यू करके आप सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी होता क्या है वो आप लोग बहुत पहले से और बहुत अच्छे लेवल पे जान चुके हो, बिकॉज इम्यूनिटी जो होता है ये कोविड-19 में इम्यूनिटी बहुत बार यूज किया हम लोगों ने कि इम्यूनिटी होता क्या एक्चुअली में। तो इम्यूनिटी के बारे में समझ लेते हैं क्या है ये। इससे पहले भी पोर्शन है जो कॉमन डिजीज के बारे में आता है कि टाइफाइड क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, तो उसको मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ। मैंने सोचा है कि सबसे पहले इम्यूनिटी के पोर्शन को कवर कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कौन सा टाइप क्या होगा उसके बारे में। तो ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, आपको याद हो जाएगा। तो आते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। इट इज़ द एबिलिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी मीन्स होता है फंक्शंस टू डू वर्क, किसी भी चीज़ का कुव्वत जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल जिसे बोलते हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी मीन्स इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे फाइट करने का हमारे बॉडी का पोटेंशियल, हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ, हमारे बॉडी का ताकत, उसे ही क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे वर्ड है क्या? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे नाम से जानते हैं पैथोजेन। तो पैथोजेन जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी पैथोजेंस नहीं होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रोल प्ले करते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। जो डिजीज कॉज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे पैथोजेन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेन, पहला सेंटेंस हुआ। और ऑल पैथोजेन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या दोनों सही है या पहला फॉल्स है पहला और सेकंड वाला ट्रू है? तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और जितने भी पैथोजेन होते हैं वो सभी डिजीज कॉज करते हैं। तो इससे ये पता चला कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ पैथोजेन बट ऑल पैथोजेन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इम्यूनिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है, बहुत बड़ा डेफिनेशन बनाया जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशन बना लेना ये कमाल नहीं है, डेफिनेशन को याद रखना और एट अ टाइम उसे एक्सप्रेस करना ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ी पावर होती है। पहला है इम्यूनिटी का टाइप्स। उसमें पहले टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी। इननेट मीन्स होता है, इननेटस वर्ड से आया है, इनबॉर्न मीन्स वैसा इम्यूनिटी हमें मिला है जो बाय बर्थ है, जो बाय बर्थ हमें गिफ्ट मिला है, उसे बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। और इसका एग्जांपल देखिएगा आप, तो इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक मीन्स नॉन स्पेशल, ये स्पेशल टाइप का नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। ये सभी को रोकेगा, सभी चीज से बचाएगा। ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया से ही हिफाजत करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी तरह के वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। दैट पोर्शन इज नोन एज इननेट इम्यूनिटी। और याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लाइन हो जाता है?
नॉन स्पेसिफिक टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन स्पेसिफिक टाइप को याद रख लीजिए आप, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ देता है नीट में। नॉन स्पेसिफिक हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था इनबॉर्न है मींस प्रेजेंट बाय बर्थ, ये बर्थ के दौरान ही मिलता है। अब ये बर्थ के दौरान है तो सबसे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या हो जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बैरियर, ये बैरियर के फॉर्म में हमें मिलता है। बैरियर मींस जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी डेवलप करता हो, जो हमें एक पोर्शन कर देता हो, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां से उस पोर्शन में इन नहीं होने देता हो, अंदर नहीं आने देता हो। मींस ये एक समझ लीजिए कि एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में काम करेगा, या एक केमिकल्स के फॉर्म में काम करेगा, या फिर वैसा पोर्शन होगा जो एक बैरियर शो करेगा जो हमारे बॉडी के अंदर न इंटर कर पाए। तो फिजिकल बैरियर, पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर। उस फिजिकल बैरियर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्किन, और स्किन को समझ लीजिए आप कि स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड होता है जो क्या करता है, स्वेट निकालता है। और स्वेट के अंदर क्या होता है, एक सेबम बोलते हैं उसको, जो सेबम जो होता है वो विस्कस लाइक सब्सटेंस होता है, मींस फैट वाला लेयर होता है, फैट के जैसा होता है वो सेबम, जिसके ऊपर क्या होता है, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर एडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है, उसके बाद वो अंदर नहीं जा पाता है। तो वो सेबम जो है वो हमारे बॉडी को मींस हमारे बॉडी को डिफेंस दे देता है, फिजिकल बैरियर इन द फॉर्म ऑफ स्किन। आते हैं सेकंड में, तो म्यूकस कोटिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी। म्यूकस मींस क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो भी वो प्रोटीनस नेचर का होता है, जो हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हिफाजत करता है। म्यूकस मतलब आपको समझना है, तो म्यूकस आप देख चुके हो क्या होता है म्यूकस, जैसे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगता है, या रनिंग नोज होने लगता है, या कॉमन कोल्ड होने की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हमारे नाक से या हम लोगों के नाक से बहुत ज़्यादा एक वाटरी सब्सटेंस निकलता है, दैट वाटरी सब्सटेंस इज नोन एज म्यूकस। या फिर म्यूकस को आप दूसरे एग्जांपल में जान सकते हो कि हमारे नाक से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे म्यूकस बोला जाता है। तो म्यूकस कोटिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जितना भी रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो भी पोर्शन है वो सभी एक सपोज करते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो ये पूरे बॉडी पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस निकालता है, जो वैसा मेम्ब्रेन जो म्यूकस निकालता हो वो म्यूकस मेम्ब्रेन इसको निकालता है। और निकालने के बाद इसके बॉडी में इस लाइनिंग में सिलिया भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोक देता है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सिलिया की वजह से जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, वो सिलिया उस पे चिपका हुआ रहता है। मीन्स समझ लीजिए आप कि जैसे हमारा बाल है और वो बाल कंप्लीट पानी से भींगा हुआ है, तो क्या होगा, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होगा वो सारा क्या होगा, हमारे बाल में आकर चिपक जाएगा। वैसा ही पोर्शन होता है ये सिलिया, क्या होता है, जस्ट लाइक अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है, ये क्या होता है, म्यूकस से चिपका हुआ रहता है, म्यूकस पूरे बॉडी इस सिलिया के ऊपर लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग इनहेल करते हैं वो क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाता है। और वो सिलिया क्या करता है, एक जगह पे सभी को कलेक्ट कर देता है, जैसे बलगम निकलता है, मीन्स स्प्यूटम जिसे बोलते हैं, जैसे खांसी करते हैं तो वो निकलता है, वो एक्चुअली में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन का ही पोर्शन है, कलेक्टेड पोर्शन। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी जिसे बोला जाता है। जीआईटी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मींस गट के अंदर जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में भी क्या निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन निकलता है, जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंस या फिर हमारे बैक्टीरिया से हिफाजत करता है, जो डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब ना हो सके। नेक्स्ट में आते हैं, तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, और यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा वाला पोर्शन जो होता है, वो सभी पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, म्यूकस का लाइनिंग मिलेगा, जिससे क्या होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। या फिर वो क्या करता है, ट्रैक टू ट्रैप माइक्रोब्स, जितना भी माइक्रोब्स होता है उसे ट्रैक कर लेता है, ट्रैप कर लेता है मींस उसे पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको रास्ते से बाहर निकाल देता है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मींस जब भी वर्ड आपको आए फिजियोलॉजिकल, तो उससे आपको क्या समझना है कि वो केमिकल्स होता है। फिजियोलॉजिकल मींस फिजिकल का वो क्या फॉर्म निकाल रहा है, दैट फॉर्म इज नोन एज फिजियोलॉजिकल। क्या होता है यहाँ पे लिख दिया मैंने, मीन्स केमिकल बैरियर।
in the form of chemical barriers, that portion is known as physiological barrier. अब इसमें क्या होगा, तो HCl in stomach, स्टमक के अंदर जो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है अपने अंदर, ये क्या करता है, जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर बाय फूड के जरिए जो जाएगा उसको क्या करेगा, वो किल कर देगा। फिर क्या होता है, सलाइवा और टीयर, सलाइवा और टीयर जो आंखों से निकलता है वो एक्चुअली में क्या रखता है, तो हैव लाइजोजाइम इन इट। लाइजोजाइम क्या होता है, वैसा इंजाइम है ये। जाइम जब भी वर्ड आपको दिखे ना तो इससे ये समझना आपको ये इंजाइम है। क्या है ये, इंजाइम है। लाइजोजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम रखता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। लाइजोजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है अपने अंदर, जिसको वो क्या करता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। याद रखिएगा इस चीज को, अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि लाइजोसोम का नेचर क्या है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये क्या करता है, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। इस पोर्शन को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या पहला हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर सेकंड हो गया, एंड थर्ड में आते हैं सेलुलर बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर बैरियर, मींस सेलुलर मींस हो गया सेल, वैसा बैरियर जो सेल से निकलता हो, दैट बैरियर इज नोन एज सेलुलर बैरियर। मींस सेलुलर, सेल और उलर मतलब हो गया वाला, सेल वाला बैरियर। तो अब आते हैं इसमें क्या होगा, फैगोसाइट्स लाइक WBC। फैगोसाइट्स मींस होता है खा जाने वाला, डिस्ट्रॉय कर देने वाला, खा जाने वाला, इनगल्फ कर लेने वाला। तो फैगोसाइट्स लाइक WBC मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में लड़ने के पोजीशन में आए तो WBC हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आते हैं क्या, तो उसका एग्जांपल पहला हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। न्यूट्रोफिल ले ले या फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है WBC का, तो WBC में दो तरह का ग्रुप होता है। पहला ग्रुप होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, WBC पहला पोर्शन क्या होता है, अग्रेनुलोसाइट, और सेकेंड पोर्शन क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स मतलब अग्रेनुलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रेन्स ना हो, छोटा छोटा पोर्शन ना हो, ऐसा छोटा छोटा पोर्शन होता है वो ना हो, जिसके अंदर होगा उसे ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे, जिसके अंदर ना होगा अग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। और ये इसका कितना टाइप्स है, तो आपको याद रखना है क्या, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। Lymphocyte and monocyte is the example of agranulocytes, and second आता है क्या, ग्रेनुलोसाइट्स। तो इसमें आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल, ये जो पोर्शन आता है वो कहलाता है ग्रेनुलोसाइट्स। आपको याद रखना है ये जो मैंने लिखा ना ग्रेनुलोसाइट्स, ये वर्ड जो आता है वो आता है किसके लिए, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स वाला पोर्शन जो आएगा वो ग्रेनुलोसाइट्स वाला आएगा, जिसका एग्जांपल क्या है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। ये वाला जो पोर्शन ये कलेक्टिवली कंबाइन टू फॉर्म PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोले, या फिर हम बोले ग्रेनुलोसाइट्स वाला पोर्शन, या फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल, ये कहलाएगा हमारा PMNL। फिर आता है मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। मैंने यहाँ पे लिखा लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, ये सब क्या करता है, और माइक्रोफेजेस मतलब वैसा पोर्शन जो क्या कर देता हो, डाइजेस्ट कफर सेल्स जिसे बोला जाता है, मींस डिस्ट्रॉइंग सेल्स, जो फैगोसाइटिक सेल्स कहलाता है। ये माइक्रोफेजेस जो होता है फैगोसाइटिक सेल्स कहलाता है। फैगोसाइट मतलब होता है खा जाने वाला, वो डायरेक्ट उसको खा जाता है, मींस जो भी सेल के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस आया उसे वो इनटेक कर लेगा। तो एक्चुअली में ये माइक्रोफेजेस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैगोसाइट्स।
ये फैगोसाइट्स होता है। और हर पोर्शन में फैगोसाइट का अलग अलग रूप होता है। जैसे लंग्स आता है तो लंग्स के अंदर कफर सेल होता है, ब्रेन के अंदर आता है माइक्रोगिलियल सेल्स। तो ये सब पोर्शन आता है। ये इसका एग्जांपल मैं आपको अलग फॉर्म में लिखवा दूंगा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो ये वाला पोर्शन याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है किस पोर्शन में, तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स एंड दिस इज द ग्रैनुलोसाइट्स मींस न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल, याद रखना है आप इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट में डी में, तो साइटोकाइन बैरियर। व्हाट इज द साइटोकाइन बैरियर? मींस साइटोकाइन, साइटो मींस होता है सेल और काइन मींस होता है मूवमेंट। सेल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सेल, साइटो मींस सेल और काइन मींस होता है मूवमेंट। मींस वैसा केमिकल्स जो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट करता हो, उस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे साइटोकाइन बैरियर्स। तो आते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो क्या निकालता है? वैसा प्रोटीन निकालता है, एक प्रोटीन निकालता है जो क्या करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। किस सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा? तो जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जो अनइन्फेक्टेड मींस नेचुरल नॉर्मल सेल्स है उस सेल्स को वो प्रोटेक्ट करेगा कि फर्दर उसे वायरल इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स which protect the non-infected virus cells। non-infected virus cells को वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। आपको ये याद रखना है, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब मुझे ये बताइए कि इंटरफेरॉन जो है वो निकाल कौन रहा है? तो निकालेगा कौन? जिसके ऊपर वो इन्वेडर हुआ है, जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है, हमला हुआ है, वो निकालेगा। मींस वायरस इन्फेक्टेड सेल निकालेगा। किसके लिए निकालेगा? उसका जो पड़ोसी सेल है उसको हिफाजत करने के लिए निकालता है, जो उससे वो हिफाजत में आ जाता है, बच जाता है, इसलिए वो निकालता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कि इंटरफेरॉन्स इज वायरस स्पेसिफिक सेल, वायरस स्पेसिफिक केमिकल्स या फिर सेल स्पेसिफिक केमिकल्स है। ये इंटरफेरॉन्स जो है वो किसके लिए है? तो वो वायरस को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम करेगा, वायरस को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा। वो किसको डिस्टरबेंस करेगा? किसको हिफाजत करेगा? वायरस को नहीं मारेगा। वो किसके हिफाजत के लिए निकलता है? तो जो नॉर्मल सेल्स है जो अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, वो वाले पोर्शन को, उस सेल को हिफाजत देगा। मींस उस सेल को प्रोटेक्ट करेगा फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, कि वायरल इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट में आते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला इम्यूनिटी क्या था? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो बैरियर के फॉर्म में होता है, और फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये वर्ड से ही डिफाइंड हो रहा है कि एक्वायर्ड मीन्स ये डेवलप हुआ है किसी कारण की वजह से। मीन्स वैसा पोर्शन या वैसा बीमारी जिसके कारण से इम्यूनिटी डेवलप होता हो, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज acquired immunity। This portion is developed after invader of pathogens। पैथोजन के हमले के बाद ये इम्यूनिटी आया है, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसका क्या कहलाता है? ये तो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है। ये मीन्स पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है। एज फॉर एग्जांपल समझिएगा कि जैसे सबसे पहला और सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए? तो वो हो सकता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हुआ और उसके बाद फिर फर्दर नहीं होता है। वजह क्या है? बिकॉज कि वो जो जिसके वजह से जो चिकन पॉक्स हुआ था, वायरल इन्फेक्शन है ये, तो वायरस की वजह से हुआ था। उस वायरस का जो हमारा बॉडी है वो एक कॉपी बना लेता है, उसका एक मेमोरी बना लेता है, याददाश्त बना लेता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर हमें वो चिकन पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका याददाश्त एक कॉपी बन चुका है। अगर जरा भी वैसा पैथोजेंस, वैसा वायरस आएगा और हमारे बॉडी को चाहेगा कि इन्वेट करे, परेशान करे, बर्बाद करे, इन्फेक्ट करे, तो वो क्या होगा? जो उसका मेमोरी बेस्ड होगा ना, वो मेमोरी जो बना हुआ रहेगा उसके वजह से फिर वो डेवलप कर लेगा अपना इम्यूनिटी, और जिसकी वजह से वो पैथोजन मर जाएगा, मीन्स उसका खात्मा हो जाएगा, वो किल कर दिया जाएगा। तो आते हैं पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। वैसा ही हर एक इन्फेक्शन, जितना भी इन्फेक्शन डिजीज है ना, वो सब पैथोजन
पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। जितना भी चीज जो हमें बर्थ के बाद डेवलप हुआ है, वैसा बीमारी जो हमारे बर्थ के बाद डेवलप हुआ है, दैट आफ्टर बर्थ, वो वाले से जो इम्यूनिटी डेवलप होगा, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, मींस एडेप्टिव वर्ड जो आया है ये एडेप्टेशन से आया है, जिसकी वजह से ये एडेप्ट कर लिया अपने आप को एक पोर्शन से एडेप्टेशन कर लिया, समझ लिया कि वैसा होगा तो हमें क्या करना है, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी आएगा उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, मींस इसके अंदर मेमोरी बन जाएगा, दैट मेमोरी बन जाएगा डिजीज को लेकर, कौन सा डिजीज आया था और उस डिजीज का क्या कारण था और कौन से पैथोजन से हुआ था, उस पैथोजन का एक मेमोरी बन जाएगा और वो सारा मेमोरी हमारे ब्लड के अंदर घूमता हुआ रहेगा। जब वैसा फिर से फर्दर होगा तो वो मेमोरी अपना एक मेमोरी पावर दिखाएगा और जिसकी वजह से वो अपना इम्यूनिटी डेवलप करने लगेगा और जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो जो पैथोजन होगा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विथ बी एंड टी लिम्फोसाइट। ये दो तरह का लिम्फोसाइट शो करता है क्या चीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी जो होता है, सेल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, इम्यून सेल्स जिसे बोला जाता है, वो दो तरह का होता है। पहला होता है बी सेल एंड टी सेल, जिसे टी सेल मींस टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मींस प्राइमरी क्या हुआ, तो जब सबसे पहले जो डिजीज हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, उसे बोलेंगे प्राइमरी, और उसके बाद फिर फर्दर जो होता है उसे सेकेंडरी बोला जाता है। तो प्राइमरी जो डिजीज हुआ उस केस में क्या हुआ, मेमोरी तैयार हुआ, और सेकेंडरी जो हुआ उस मेमोरी के बेस्ड पे फिर से डिफेंस मैकेनिज्म चलेगा, फिर से लड़ाई चलेगा हमारे बॉडी के अंदर, दैट पोर्शन इज नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विथ बी एंड टी लिम्फोसाइट। आपको मैंने बताया कि बी और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स का सेल है जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहलाता है। आते हैं बी लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट मतलब क्या होता है बाबू, लिम्फोसाइट वैसा पोर्शन है जैसे हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ, और ये लिम्फ जो होता है ना, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो लाइक अ प्लाज्मा की तरह होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर रन करता हुआ रहता है। लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ को समझना है आपको, तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है जिसको बोला जाता है बीच का आदमी, मीन्स बीच का मेडिएटर है ये, ना ये ब्लड है और ना ही ये टिश्यू है, ये क्या है, बीच को, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो पोर्शन पाया जाता है, ब्लड और टिश्यू को जो कनेक्ट करता है ना, उसे बोला जाता है क्या, लिम्फोसाइट। तो याद रखना आप क्या, कि ये सपोज करते हैं क्या है, सेल है, ये क्या है हमारा सेल है, और ये क्या है, ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, WBC होगा, RBC होगा, ब्लड सेल्स होगा, और इसके बीच में क्योंकि हमारा एनर्जी किधर जा रहा है, हमारा एनर्जी जा रहा है इस वाले पोर्शन से, ब्लड वेसल से एनर्जी जा रहा है, और ये हमारा सेल है और सेल को हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो क्या होगा, ये सेल, ये जो सेल होगा या टिश्यू होगा, एक सब्सटेंस निकालेगा जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फ, लिक्विड पोर्शन होता है, लिम्फ निकालेगा, और वो लिम्फ क्या करेगा, ये ब्लड वेसल और इसके साथ कम्युनिकेट करता हुआ रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगा एनर्जी का, तो लिम्फ में आएगा, और लिम्फ से फिर कहाँ चला जाएगा, हमारे सेल तक पहुंच जाएगा। तो इस फॉर्म में काम करता है। तो इसलिए लिम्फ को बोला जाता है बीच का आदमी, मिडिल पर्सन, मतलब ये हो गया ब्लड वेसल और ये हो गया सेल, उसके बीच में मेडिएट कर रहा है ना दोनों को, उसे ही बोलते हैं क्या, मेडिएटर मीन्स लिम्फ। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो ये एक तरह का सेल्स है जो लिम्फोसाइट का पोर्शन है, जो लिम्फोसाइट को दिखाता है कि किस तरह का है, कौन कब क्या काम करेगा, वो मैं आपको फर्दर बताने वाला हूँ। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बी सेल को बोलते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट जो होगा वो एंटीबॉडी को बनाएगा, एंटीबॉडी डेवलप करेगा। मीन्स एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, बॉडी मीन्स होता है बॉडी मीन्स लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन। मीन्स ये हुआ, आप ये समझिए कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल्स इंटर किया, तो दैट फॉरेन पार्टिकल्स इज नोन एज एंटीजन। एंड अब जो एंटीजन के अगेंस्ट में जो हमारे बॉडी
का रिस्पॉन्स होगा, जो हमारा बॉडी एक तरह का कुछ केमिकल्स सिक्रेट करेगा, हमारा बॉडी एक तरह का केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा, दैट केमिकल्स इज नोन एज एंटीबॉडी। ठीक है ना। तो एंटीबॉडी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या टी लिम्फोसाइट क्या होता है। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हेल्प करता है बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट कुछ भी नहीं करता, बस ये एक मदद कर देता है फिर से कि आप फिर से एंटीबॉडी निकालिए। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो बहुत तरह का होता है, आपको अगले फर्दर क्लास में बताया जाएगा। बट यहाँ पे आप समझिए कि टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस ग्लैंड जो होता है यहाँ पे, उस थाइमस ग्लैंड मींस हार्ट जो होता है ना उसके पोर्शन में बीच में होता है, मिडिल पोर्शन में। तो थाइमस ग्लैंड से आता है टी लिम्फोसाइट। और ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये आपको बोन मैरो के अंदर जो पोर्शन पाया जाता है ना, उस पोर्शन से आता है बी लिम्फोसाइट्स। तो ये दोनों का काम क्या है, इम्यूनिटी को डेवलप करना। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे इसको पढ़ने वाले हैं। तो टी लिम्फोसाइट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। आपको याद क्या रखना है, जो भी पोर्शन आपको पढ़ाया गया ये बहुत शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया गया है, तो इसको आप याद रखना है। और जैसा आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है वैसा ही आपको नोट्स भी कवर करना है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट नोट्स में हम लोग क्लियर कर लिए। क्योंकि बहुत बायोलॉजी में आपको बहुत सारा लैंग्वेज होता है, बिकॉज बायोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज का ही रूप है, बगैर लैंग्वेज का बायोलॉजी कवर होता ही नहीं। बट आप उसमें बगैर लैंग्वेज का शॉर्ट ट्रिक अगर लाया जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन को लेकर आया जाए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये आपको एट अ टाइम बहुत क्विक रिविजन के लिए या फिर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नोट्स को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए नीट निकालना बहुत आसान हो जाएगा और फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ आप नोट्स को कवर कीजिए और इसी शॉर्ट नोट्स से आपको कवर कराया जाएगा सारे बायोलॉजी के पोर्शन को। तो क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा क्विक रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर इस पोर्शन में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आप नोट्स को कवर कीजिए और रिवाइज कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलने वाला हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।